हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेसिकली हमें क्या फायदा होने वाला है इस लेक्चर में, तो यहाँ पर हमारा मेन फायदा ये है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये हमें ना ही केवल हमारी जो भी प्रोफेशनल लाइफ रहेगी उसमें हेल्प करेगा, रेदर ये हमें हमारी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करने वाली चीज है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन, इन सभी चीजों के बारे में है। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो इमोशंस हमारे बायोलॉजिकल स्टेट्स होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। कुछ हार्मोनल इश्यूज या फिर हमारी बीमारी हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे इमोशंस भी अकॉर्डिंगली आ रहे होते हैं। तो हमारे ये जो इमोशंस हैं, ये बायोलॉजिकल स्टेट्स हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में। और यहाँ पर न्यू फिजियोलॉजिकल चेंजेस जब होते हैं, जो कि एसोसिएटेड है कि क्या हम सोच रहे हैं, कैसा हम फील करते हैं, क्या हमारे रिस्पॉन्सेज हैं बिहेवियरल, और डिग्री ऑफ प्लेजर या फिर डिसप्लेजर जो हम लेते हैं किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी एक्शन में। तो मैं बोल सकती हूँ इमोशंस एक कॉम्प्लेक्स चेन है, किस चीज की, लूजली कनेक्टेड इवेंट्स की। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो बहुत अफेक्ट नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी बातें करती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी बातों पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक छोटा सा इंसिडेंस होता है और वो यहाँ पर क्या होता है, उनका आउटबर्स्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ना हमारे लूजली कनेक्टेड इवेंट्स है, जो कि एक स्टिमुलस के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमारी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस, इम्पल्सेस हमारे एक्शन के लिए, कि किस तरीके से यहाँ पर हमने कोई एक्शन लिया है, किस इम्पल्स में लिया है, और एक स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा देखने के लिए मिलता है। वुडवर्थ की बात करें तो ये इमोशंस को एक स्टर्ड अप स्टेट बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का, जो कि एक फीलिंग की तरह हमें दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सैड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी आंसू आ जाएंगे। तो वो जो इमोशंस मैं फील कर रही हूँ उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आ रही हैं। तो वो इंडिविजुअल जो है खुद यहाँ पर, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर यहाँ पर एक्टिविटी होती है टू एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। यहाँ पर जैसे कि अभी मेरे को रोना आया तो मेरे पास में जो टीयर ग्लैंड्स हैं ये काम करने लगेंगे, एंड यहाँ पर मेरे टीयर्स बाहर आ रहे हैं। आई एम सैड, ठीक है, मुझे यहाँ पर फीलिंग जो हो रही है, वो जो पेन मुझे फील हो रहा है वो इनसाइड माय बॉडी हो रहा है, बट somebody एज एन आउटसाइडर विल सी कि मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं। आई एम हैविंग टीयर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे कि एक मस्कुलर, एक ग्लैंडुलर एक्टिविटी होती है ये किसी भी हमारे एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए। अब आ जाओ मॉरिस के ऊपर। तो मॉरिस ये बोलते हैं कि इमोशन में कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एक्सपीरियंस है, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो डिफ्यूज हो जा रहे हैं, और हम इनको एक ओवरटली कैरेक्टरिस्टिक्स में शो करते हैं हमारे बिहेवियर पैटर्न्स। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम लाफिंग, ठीक है, इफ आई एम हैप्पी और समथिंग आई फील इज फनी, और बेटर से इफ आई एम हैप्पी एंड आई एम हियर जस्ट फीलिंग दैट इमोशन, तो मेरे फेस पर क्या होगा, एक स्माइल आ जाएगी। तो हमारे जो लिप्स हैं यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ उनकी ब्रेथ बढ़ जा रही है ना। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हमारे जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं, उसमें डिफ्यूज हो रहा है हमारा एक्सपीरियंस। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ओवरटली है अपने कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न में, ठीक है। तो इमोशंस डिजायरेबल भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए। अब ये डिपेंड करेगा कि भाई जो सैड इवेंट है वो उनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और यहाँ पर हम एक अडेप्टिव फंक्शन इसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्राइविंग अ रेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो इफ आई एम सैड, ओके, जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं रोती नहीं हूँ, बट जब मैं दुखी होती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे अगर दुख फील हो रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अटैकिंग, फ्लीइंग, सेल्फ डिफेंस, फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स, रिप्रोड्यूसिंग एक्सेट्रा, यहाँ पर हमारे रेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं जो हमारे इमोशंस के साथ में अटैच्ड होते हैं। तो अब यहाँ पर फीलिंग्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि फीलिंग्स क्या है, ये किसी भी पर्सन के प्राइवेट इमोशनल एक्सपीरियंस है,
कि अगर मुझे दुख हो रहा है तो ये मेरा ही तो अंदर का एक्सपीरियंस है, मेरा प्राइवेट है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे दुख हो रहा है तो आपको भी दुख हो रहा होगा। या फिर सेल्फ परसेप्शन है किसी एक स्पेसिफिक इमोशन का। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टेलिंग यू कि मुझे यहाँ पर जब दुख होता है तो गुस्सा आता है, ठीक है, तो माइट बी मैं अपनी सैडनेस को एक एंगर की तरह परसीव कर लेती हूँ। तो सेल्फ परसेप्शन है ये हमारे इमोशन का। तो जब कोई इवेंट होता है तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं एट अ फिजिकल लेवल, बिना अवेयरनेस के, ठीक है, और फिर रजिस्टर करते हैं और इवेलुएट करते हैं इस फीलिंग को। फॉर एन एग्जाम्पल ये हम लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स या फिर अपनी एक स्टेज पर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को किसी के ऊपर क्रश है या फिर समवन लव समबडी, और हम देख रहे हैं उन दोनों के बीच में एक बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो माइट भी एक पर्सन यहाँ पर कुछ फील करता है दूसरे पर्सन के, उनका क्रश है। तो यहाँ पर ना जिसको क्रश है, ठीक है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, चिंकू के ऊपर मिंकी को क्रश है, तो अब मिंकी जब चिंकू से बात कर रही है तो सडनली वो ब्लश करने लग जा रही है। अब जब वो ब्लश कर रही है तो ये चीज उसके जो फ्रेंड्स उसके साथ में खड़े हैं वो नोटिस कर रहे हैं, और वो मिंकी से बोलते हैं कि क्या तुझे चिंकू के ऊपर ब्लश कोई क्रश है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता। कहते क्योंकि तुम यहाँ पर ब्लश कर रही हो। कहेगी मैं तो नहीं ब्लश कर रही थी। फिर उसको फिर फील होता है कि हाँ मैं शायद यहाँ पर, उसको फिर रजिस्टर हुआ और उसने इवैल्यूएट की इस फीलिंग को, ठीक है। तो एक फिजिकल लेवल में यहाँ पर इवन बिना अवेयरनेस के ये ब्लश कर रही थी। फिर यहाँ पर उसको बाद में रियलाइज होते हैं, या तो उसके फ्रेंड्स ने बोला तब रियलाइज हुआ या खुद से रियलाइज हो गया, और फिर उसको ये जो फीलिंग थी ये इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। तो फीलिंग्स हमारी कैसे आती हैं, इमोशंस से, ठीक है। ऑल्दो हम यहाँ पर जो टर्म्स इमोशंस और फीलिंग्स इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन ये एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। पहले यहाँ पर इमोशंस जनरेट होते हैं, ठीक है, और फिर कहीं जाकर हमारे पास में वो फीलिंग्स आती हैं। ओके, चलो याद रखना इसको। अब आ जाओ मूड पर। तो जब इमोशंस यहाँ पर लास्ट करते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पर वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ, चिंकू ने आकर मिंकी से जब बात की उस टाइम का एक छोटे से टाइम के लिए बात की इन्होंने, तो मूड्स यहाँ पर लोअर इंटेंसिटी के होते हैं। वो खुश हो गई उतने टाइम जितने टाइम बात हुई, फिर वो अपनी नॉर्मल स्टेज पर आ गई। तो ये जनरली हमारे जो हैं अगर लोअर इंटेंसिटी के हैं या फिर लास्ट करेंगे लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। अब ये हो सकता है पूरे दिन सोचकर खुश हो रही है कि यार चिंकू ने मुझसे बात की। तो इवन डेज एंड मे नॉट नेसेसरली बी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन इमीडिएट इवेंट और कॉज। और ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएट यहाँ पर कोई कॉज नहीं हुआ हो, कोई बात पहले हुई थी जिसको सोच सोच कर वो बाद में खुश हो रही है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो इमोशंस जो हैं वो डायरेक्टेड है एट समथिंग और समवन। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर गुस्सा हो, अपने सिबलिंग्स पर गुस्सा हो, अपनी भाई पर या अपनी बहन पर गुस्सा हो, उनसे लड़ाई हो गई, ठीक है, आज रक्षाबंधन तो है नहीं, इनसे लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ लेंगे आराम से। अब यहाँ पर या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि भाई आपको लाइन में खड़ा कर दिया गया, तो क्या होगा, मूड जो है वो हमारे अराइज करेंगे किसी एपरेंट रीजन के लिए नहीं, लेकिन जैसे हम यहाँ पर इरिटेबल किसी मॉर्निंग में जगे विदाउट एनीथिंग अनप्लेजेंट हैविंग अकर्ड द प्रीवियस डे, कुछ भी ऐसा पुराने पहले दिन नहीं हुआ था, लेकिन हमारा दिल ही ऐसे था। मैं अपने एक एग्जांपल देती हूँ, दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल। तो जब मैं छोटी थी, है ना, मतलब बहुत छोटी थी मैं, तो मेरा भाई है जो कि मुझसे एल्डर ब्रदर है, तो मेरी उससे अगर लड़ाई हो जाती थी ना, तो मुझे पता नहीं क्या होता था, मैं बीच रात में उठती थी, उसको पीटती थी और सो जाती थी। एंड दिस वाज लाइक एवरी टाइम हैपनिंग। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मतलब थोड़ा डांटना शुरू किया कि ये क्या बिहेवियर है कर कर, तब ये कंट्रोल हुआ था। तो इमोशंस कैसे होता है ना, हम यहाँ पर किसी के ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं समथिंग या समवन, तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारे जो मूड्स हैं वो किसी एपरेंट रीजन से नहीं आ रहे, जैसे कि हम किसी इरिटेबल कभी जगे, है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई रीजन था कि भाई मैं इरिटेटेड हूँ, बस मेरी नींद अच्छी नहीं हुई, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं है, बस मेरी इरिटेशन सी फील हो रही है मुझे, हार्मोनल हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनप्लेजेंट नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हो गया हो, जैसे मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो जाती थी। तो टाइप्स ऑफ इमोशंस, इमोशंस जो है वो कॉमनली क्लासिफाई किए जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी इमोशंस में क्या आता है, वो इमोशंस जो कि बेसिक है और यूनिवर्सल है सेंस में, ये हमारे हार्ड वायर्ड होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं हम इनको सभी कल्चर्स में और सोशल कंटेक्स्ट में। अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहने आए थे तो वो यहाँ पर कोई इमोशंस कैरी नहीं करते थे, सिर्फ हम इंडियंस के पास इमोशंस थे,
है ना। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर अगर हम किसी ऐसी जैसे जोरवा ट्राइब अंडमान की, तो अगर हम वहां जाएंगे तो लोगों में कोई इमोशंस नहीं होंगे क्या? दो वो हम लोग से सोशली कनेक्टेड नहीं है, बट डेफिनेटली उनके पास अपने इमोशंस हैं। तो इमोशंस यहाँ पर बेसिक है, यूनिवर्सल है और हार्ड वायर्ड है, ऑटोमेटिक है, एक्सपीरियंस किए जाएंगे हर कल्चर में और सोशल कंटेक्स्ट में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इमोशंस हैं ये ओवर द टाइम इवॉल्व होते हैं टू एड अवर सर्वाइवल एज अ स्पीसीज। तो रॉबर्ट प्लटचिक जो है, इन्होंने 8 ऑफ दीज, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिसगस्ट, एंगर, एंटिसिपेशन, जॉय और ट्रस्ट, ये 8 इमोशंस हमें बताए हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी इमोशंस। अब ये प्राइमरी इमोशंस तो भाई सभी के पास है कि हम यहाँ पर गुस्सा भी होते हैं, हमें खुशी भी होती है, हमें दुख भी होता है, कोई अचानक से कोई अच्छी चीज हो जाए तो हमें सरप्राइज फील होता है जो हमने यहाँ पर सोचा नहीं था, या फिर हमें लगता है कि कोई चीज नहीं होनी चाहिए, हम डिस्गस्टेड फील कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इतने सारे क्राइम सुनते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंडरी इमोशंस कौन से होते हैं, जब प्राइमरी इमोशंस के कॉम्बिनेशंस और लेयर्स होते हैं जो कि हमें मोर कॉम्प्लेक्स इमोशंस दे रहे हैं, तो इन्हें हम सेकेंडरी इमोशंस बोलेंगे और ये कल्चर स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जो आपको खुशी देंगे, तो जॉय हो गया, ग्रेटिट्यूड होता है, तो एक फेवरेबल इवैल्यूएशन या फीलिंग दे रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस हमें एंगर, गिल्ट देते हैं, तो ऑपोजिट एक्सप्रेस करते हैं। तो जब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे इमोशंस को हम ग्रुप कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटेगरीज में, तो इनको हम यहाँ पर मूड स्टेट्स में ले जाते हैं, जो कि अब हम कैसे समझेंगे। देखो, अगर यहाँ पर मेरे पास में एक मूड स्टेट हो सकता है कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश भी फील कर रही हूँ, और इस तरह से अलग अलग चीजें होंगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हाई पॉजिटिव इफेक्ट, लो नेगेटिव इफेक्ट, हाई नेगेटिव इफेक्ट, लो पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। तो हाई पॉजिटिव, लो पॉजिटिव, पॉजिटिव इस तरफ आएगा और नेगेटिव आपका इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, अलर्ट, एक्साइटेड, इलेटेड, हैप्पी, कंटेंट, सीरीन, रिलैक्स्ड, काम। ये सब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये जो इमोशंस हैं ये कहीं ना कहीं डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर हैप्पीनेस बोलूं या पॉजिटिव फीलिंग बोलूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूंगी तो टेंस, नर्वस, स्ट्रेस्ड, अपसेट, सैड, डिप्रेस्ड, बोर्ड एंड फटीग्ड, तो ये हमारे एक तरीके के इमोशंस हो गए। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मूड स्टेट बन जाएगा, राइट। तो इमेज क्रेडिट यहाँ पर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एसपी रॉबिन्स, यहाँ से ये इमेज पिक किया है, तो यूट्यूब थोड़ा सा ये सब लगा देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एक मूड डायमेंशन है जिसमें पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं। जैसे मैं एक्साइटेड फील कर रही हूँ, सेल्फ अश्योर्ड हूँ कि दिस यूट्यूब चैनल वेयर आई एम टीचिंग यू इज हेल्पिंग यू गाइज इन योर प्रिपरेशन। और यहाँ पर जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कोर्सेज को, वो भी अपना पढ़कर एग्जाम एटलीस्ट क्लियर कर पाएंगे। चीयरफुलनेस, जब मेरे यहाँ पर 500-700 सब्सक्राइबर्स हुए तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं तो सच्ची बताऊं, मैं यहाँ पर चेक भी कर लेती थी बार बार यूट्यूब को, तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं चीयरफुल फील कर रही थी, तो ये हाई एंड पर थे। बोर्डम, स्लगिश एंड टायर्डनेस एट लो एंड। अब जब मैं कभी कभी क्या होता है ऑफिस वर्क कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने आती हूँ, मुझे एमसीक्यू सीरीज करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मैं एट टाइम्स वीडियोस लेते लेते इतना बोर्डम फील करने लगती हूँ ना कि मेरी एक बार तो आंखें भी बंद होने लग गई थी, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है कि हम बोर्डम फील कर रहे हैं या स्लगिशनेस फील कर रहे हैं या टायर्ड हो जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग इमोशंस होते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, मूड डायमेंशंस में नर्वसनेस होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, हमें परेशान कर रहे हैं, बॉदर कर रहे हैं ये, ठीक है। रिलैक्सेशन, ट्रैंक्विलिटी और पॉइज जो है ये हमारे लो एंड पर होते हैं इस टाइम पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बताती हूँ मैं बोर्डम के बारे में। दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, बट मैंने ये पढ़ा था एक जगह। तो हम लोग बहुत ज्यादा आज के टाइम में मोबाइल्स यूज करते हैं, या कोई ना कोई हमारे पास होता है एंटरटेनमेंट का साधन, सोर्स होता ही है। तो आई रेड इट इन अ बुक कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम मेंटली ग्रो करें, तो बोर फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें बोरिंग फील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक टाइम होता है हम बोर फील करते हैं, फिर हमारा ब्रेन यहाँ पर कुछ नई चीजों के बारे में सोचता है,
जो हमने इनोवेट किया है। तो अगर आप इनोवेशन चाहते हो, आप यहाँ पर ग्रो करो ना, तो आप लाइफ में अपने लिए हर दिन कम से कम 1 घंटा खाली छोड़ा करो। व्हेन यू आर डूइंग नथिंग यू माइट फील बोर्डम, बट वो भी अच्छा होता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन में। तो इमोशंस यहाँ पर हम व्यू करेंगे एज 5 कंपोनेंट्स। पहला है अफेक्टिव, जिसमें हम यहाँ पर कॉन्शियस सब्जेक्टिव फीलिंग देखेंगे। इंडिविजुअल्स मॉनिटर करेंगे अपनी इंटरनल, ठीक है, फेल्ट स्टेट्स और रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने इंटरनल फेल्ट स्टेट्स जो है उनको रिकॉग्नाइज भी कर पा रहे हैं, हमारी फीलिंग्स भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कॉग्निटिव, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीनिंग दे रहे हैं हमारे इमोशन को या फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे थिंकिंग अबाउट अ फीलिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्चुअल फीलिंग। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ऐसा फील हुआ था, तो मुझे ऐसा क्यों फील हुआ था, मुझे गुस्सा अगर किसी की बात पर आया तो मुझे वो गुस्सा क्यों आया, है ना। इंडिविजुअल्स यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, और जज करना चाहते हैं कि कोई भी इम्पैक्ट इवेंट जो है वो उनको कैसे इम्पैक्ट करता है। फिजियोलॉजिक में हम क्या देखेंगे, बॉडीली रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे पाम स्वेट हो रहा है अपॉन फीलिंग एंग्शियस। तो मोटिवेशनल हो सकते हैं, फिर आप जब जैसे हमें एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है ना। मोटिवेशनल में क्या होता है, हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो यहाँ पर या तो हमें किसी एक्शन से दूर जाना है या तो कोई काम करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपनी स्टडीज की तरफ आ रहे हो, अपने रिजल्ट्स के क्लोज आ रहे हो, है ना, पॉजिटिव रिजल्ट्स के। कुछ लोग स्मोकिंग यहाँ पर क्विट करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने किसी स्पिरिचुअल लीडर के या फिर वो जो भी उनके आइडल्स हैं उनके स्पीचेस सुने, उससे उन्होंने इंटरनली मोटिवेटेड फील किया और उन्हें लगा कि वो अब इस आदत को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि हम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गोइंग टवर्ड्स और अवे फ्रॉम एन एक्शन और पर्सन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन टेंडेंसीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक एक्शंस हमारे हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल या तो वॉलंटरली या तो इनवॉलंटरली किसी भी काम को करते हैं या छोड़ देते हैं। इनवॉलंटरी कैसे, किसी को हमने यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन में ही गुस्सा कर दिखा दिया या उनको एक पनिशमेंट का डर दे दिया। एक्सप्रेसिव, हम अपने इमोशंस को डिस्प्ले कर रहे हैं थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम हंसकर दिखा देंगे, मुस्कुरा देंगे, रोकर दिखा देंगे, या फिर हम यहाँ पर ऐसे फ्राउन कर जाते हैं, या बड़े मोमेंट्स है जिसमें कि लोग यहाँ पर सामान वमान फेंकते हैं, तो मुझे सबसे खराब चीज लगती है, तो वो भी हम कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ इमोशंस, अगर आप यहाँ पर इस तरह का कुछ भी करते हो तो ट्राई टू कंट्रोल योर बिहेवियर्स। ऐसा करना बहुत अच्छी चीज नहीं है, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपकी बात कितनी भी रेलेवेंट हो, क्योंकि छोटे छोटे वायलेंस ही एक बड़े वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो अपने बिहेवियर्स पर भी हमें डेफिनेटली कुछ कंट्रोल तो रखना ही चाहिए। एंड एक चीज और है, हमारी ना बॉडी शुड बी कमांडेड बाय अवर माइंड, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है ना वो हमारी बॉडी को कमांड करे, ना कि रेसिप्रोकल हो रहा है इसका कि हमारी बॉडी जो है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्रापर्सनल फंक्शंस, ये डोमेन क्या है, फंक्शंस दैट इमोशंस सर्व विद इन द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाइड बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, हम डिसीजंस लेते हैं सो दैट हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकें एज वेल एज फंक्शन करें एज ह्यूमन बींग्स। फॉर इंस्टेंस they inform us when to fight and when to leave a dangerous situation, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रापर्सनल चीजें चल रही हैं, जब हमारे इंडिविजुअली हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें रन कर रहे हैं, तो हमारे बिहेवियर या फिर हमारे डिसीजंस जो हैं वो हमारे इमोशंस के ऊपर है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो कोई पर्सन एक कॉर्पोरेट में जॉब करे, कॉर्पोरेट में बिहेवियर सबके खराब से ही मिलते हैं मेनली, है ना। अगर अच्छी कॉर्पोरेट नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, तो मान लो किसी के टीम लीड ने उनके साथ ज्यादा बदतमीजी कर दी एंड ही हैड सम बेटर ऑफर या सेम ऑफर था या थोड़ा खराब ऑफर था, लेकिन जिस कंपनी में उनको जाने के लिए ऑफर मिला था वहां का वर्क कल्चर अच्छा था। तो ऐसे में यहाँ पर जब इंसल्ट हुआ, उन्हें दुख हुआ, उन्हें एंगर फील हुआ, एंग्विश फील हुआ उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर बेटर कॉर्पोरेट में कम सैलरी वाली जॉब ले ली। तो एक यहाँ पर एक्शन उन्होंने लिया, और ये एक्शन उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि उनके इमोशंस ने उनको इन्फॉर्म किया कि अब उनको यहाँ पर ये एक्शन लेना है। इंटरपर्सनल फंक्शंस, ये हमारे इमोशंस जो हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपने इमोशंस को एक इंडिकेशन या सिग्नल दे रहे हैं
टू अदर्स की वो कैसा दूसरों के बारे में फील कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना वाइब्स मैच कर गई, तो हाउ वी आर फीलिंग अबाउट देम, हमें यहाँ पर फ्रेंडशिप वाली फीलिंग है उनके लिए या नहीं है ना। तो यहाँ पर एक की इंटेंशन क्या हो सकती है और यहाँ पर क्या नीड्स हो सकती हैं। तो एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे स्माइल है यूजुअली, तो अदर लोग जो हैं, जो यहाँ पर माइट भी कोई हेल्प के लिए आ रहा है, आपने उनको बड़े गुस्से से बड़े बदतमीजी से दिखाकर वो सब उनको वापस भेज दिया, वो दोबारा आपको अप्रोच ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने आपके पास में हेल्प मांगी, आपने स्माइल किया, उनको हेल्प करने की कोशिश की, ठीक है, चाहे आप हेल्प नहीं भी कर पाए तो भी वो नेक्स्ट टाइम आपको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सैडनेस दिखा रहे हैं तो वो दूसरों के लिए यहाँ पर हो सकता है वो एम्पैथी या सिंपैथी दिखाएं। एम्पैथी क्या होता है, जब मैं किसी का पेन फील कर रही हूँ, ठीक है, और सिंपैथी क्या होता है, जब मुझे दुख है कि वो इस पेन में है, ऑल्दो मैं वो सेम पेन नहीं फील कर रही, तो ये सिंपैथी होती है। सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस, तो इस डायमेंशन में हम ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से इमोशंस जो है हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं टवर्ड्स कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटीज एंड कल्चर्स, ठीक है। तो इमोशंस जैसे कि ट्रस्ट होता है, तो ये एक सोशल ग्लू की तरह काम करता है, जहां पर हमारे जो बेसिकली ग्रुप्स है वो साथ में रहते हैं। कोहेसिव ग्रुप्स जो हैं वो सोसाइटीज बनाते हैं और यहाँ पर अपने अपने डिस्टिंक्ट कल्चर्स इनके इवॉल्व होते हैं। अब नाउ आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी कास्ट और समथिंग, बट जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। वर्ना से जो कास्ट बनी, ठीक है, वर्नास यहाँ पर जो थे वो क्या थे, जैसे आपकी सोशल हायरार्की होती है, ये सोशल हायरार्की क्या थी, ये यहाँ पर आप एक वर्णा से दूसरे वर्णा में चले जाते थे, कोई एक दूसरे को गंदी या ऊपर नीचे की निगाहों से नहीं देखता था, रेदर तो जॉब हम करते थे। जैसे यहाँ पर अभी हम किसी कॉर्पोरेट में जॉब करें, किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब करेंगे, तो यहाँ पर हमारी हायरार्कीज होती हैं, वैसे ही हायरार्कीज होती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोग यहाँ पर अपने एक दूसरे के ग्रुप्स के साथ में ज्यादा ट्रस्ट फील करने लग गए और इन्होंने कास्ट फॉर्म कर दी। फिर यहाँ पर धीरे धीरे वो जो नेगेटिव चीजें थी वो इवॉल्व होनी शुरू हुई, बट इनिशियली जो है वर्नास कुछ इसी तरीके से होते थे। अब कुछ लोग यहाँ पर मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि वर्नास भी अच्छे नहीं होते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्नास जो है, जितना मैं जानती हूँ, हो सकती है मेरी नॉलेज गलत भी हो, और अगर गलत है तो मैं बिल्कुल वर्नास को फॉलो नहीं करूंगी, मतलब मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि वर्नास को मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी। बट वर्नास मेजरली जो आए थे वो इसी पर्पज से आए थे, और वर्णास में आप एक वर्णा से दूसरे वर्णा में भी जा सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो फैमिली वाइज आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो एज ऑफ नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू एन एजुकेशनल सर्विस, राइट। तो यहाँ पर एजुकेशन तो चलो ठीक है, आप माइट भी ब्राह्मण्स में ले आएंगे, बट अगर मैं एक सर्विस की बात करूं, मैं जिस जॉब में कर रही हूँ, अभी जो जॉब कर रही हूँ वहां मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं शुद्रा हो गई बाय वर्णा, राइट, बट माय कास्ट इज डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर हम वर्णास देखेंगे तो हमारे वो इंटरचेंजेबल थे, तो वो क्यों हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट था लोगों में और वो एक सोशल ग्लू फॉर्म कर रहे थे, और यहाँ पर डिस्टिंक्ट कल्चर्स इवॉल्व हो रहे थे। अच्छा, कल्चर कोड जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स को बताते हैं स्पेसिफिक डिस्प्ले रूल्स, जो कि यहाँ पर आपके इमोशनल एक्सप्रेशन से आते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक पर्सन की एबिलिटी कि वो इमोशंस जो हैं उनमें और दूसरों में उनके मीनिंग को कैसे समझते हैं, उन इमोशंस को, फिर यहाँ पर कैसे इन इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली इन अ कास्केडिंग मॉडल। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ इमोशनल एंड सोशल स्किल सेट है, जो कि हमारा यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है वे कि किस तरीके से हमें चीजें परसीव करनी और एक्सप्रेस करनी है, डेवलप करनी है हमारी सोशल रिलेशनशिप्स, कोप अप करना है चैलेंजेस के साथ में, और इमोशनल इंफॉर्मेशन को एक इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल वे में लीड करना है, राइट। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ये हमारे लिए बन जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आगे समझ में चलो। अब यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर रिकॉग्नाइजिंग अवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग अवरसेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन अवरसेल्व्स एंड इन अवर रिलेशनशिप्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हम यहाँ पर खुद की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरों की भी करते हैं, इनसे हम खुद को भी मोटिवेट कर रहे हैं और अपनी इमोशंस को मैनेज भी कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड, ओके, एक एग्जाम्पल है ये। अब मैं यहाँ पर, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड वो यहाँ पर मेरे पास आते हैं और बिकॉज वो बहुत गुस्से में होते हैं,
और मुझसे काफी ज्यादा बदतमीजी से बात कर लेते हैं। मैंने उनकी बात को सुना। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं भी सेम बदतमीजी से इनसे बात करूं, सेम एंगर यहाँ पर शो करूं, या फिर मैं ये समझूं कि ये गुस्सा है क्यों, और क्या ये एग्जैक्टली मुझसे गुस्सा है या कोई और बात है। अब यहाँ पर हो सकता है कि इनकी घर में किसी से लड़ाई हुई या फिर कुछ इनके साथ बहुत खराब हुआ जिसकी वजह से बहुत दुखी थे, उन्होंने गुस्सा किया। अब ये चीज समझते हुए मैंने इनसे उस टाइम पर कुछ भी नहीं बोला, और बाद में इन्हें समझाया कि मुझे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने यहाँ सेकंड ऑप्शन यूज किया जिसमें मैंने इन पर गुस्सा नहीं किया, हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो वैसी ही रही। यहाँ मैंने उन्हें समझा तो उनके पास जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इमोशंस में बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहां पर ये काफी खराब फील कर रहे थे, तो ये एक बेटर स्टेज में आ गए, राइट। और अगर मैं यहाँ पर गुस्सा करती, इनको यहाँ पर और ज्यादा परेशान कर देती, तो ये पहले से परेशान थे, इनको लगता है इनके बेस्ट फ्रेंड ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया, और एट द एंड क्या हो जाता, ये यहाँ पर एक डिप्रेशन स्टेट में आ सकते थे। तो ये मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगी सेकंड स्टेज में, और फर्स्ट में यहाँ पर आप इसको एक इम्पल्सिव बिहेवियर बोल सकते हैं, राइट। देन आते हैं सैलोवे एंड मेयर के ऊपर। तो इन्होंने इनिशियली डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ सबसेट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, ability to monitor one's own and others' feeling and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one's thinking and actions। ऐसा बोलते हैं संगति का असर हो जाना, ये वही बात है। मान लो यहाँ पर 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप था जो कि आपस में बहुत फॉर्मल वे में रहते थे और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बात करते टाइम सोचते समझते थे चीजों को, और यहाँ पर एक अचानक से पर्सन आते हैं जो कि उतना सोच समझ कर नहीं बोलते, उनका मानना था दोस्तों में इस तरह की कोई वो चीज होती ही नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर इनसे कोई बात बोली तो इनको लगा कि ये तो बहुत मतलब इंसल्टिंग वे में बात कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात कर रहे हैं, और ये यहाँ पर इनको समझ नहीं पा रहे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इनका यहाँ पर कल्चर है और जिस कल्चर से ये बिलोंग कर रहे हैं ये तो डिफरेंट कल्चर हैं, और क्योंकि दोनों डिफरेंट कल्चर है तो दोनों एक दूसरे को एक अलग तरह से समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर इनकी तरफ से इनके लिए आती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है इसी के थ्रू यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं अपनी थॉट्स को और एक्शंस को। आगे समझ में एक और बार समझा देती हूँ, इसको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। कैसे समझोगे, चलो कुछ शादी वादियों वाला ले लेते हैं तो आप समझोगे। मान लो एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स जो बिलोंग करते हैं वो करते हैं काफी कंजर्वेटिव फैमिली से, जहां पर इन्होंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो रिस्पेक्ट रखते हैं। कुछ रिलेशनशिप तो ऐसी भी हैं जहां पर लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पर्दा भी होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर वाई है, वाई के यहाँ पर क्या है कि वाई के यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ में बहुत घुल मिलकर दोस्तों की तरह, या फिर ऐसा बोल सकते हैं काफी रिस्पेक्टफुली भी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बातें भी करते हैं, आइडियाज भी एक्सचेंज करते हैं, और इस तरह की कोई भी यहाँ पर कल्चर नहीं है। हम इसे एक मॉडर्न कल्चर का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो कंजर्वेटिव कल्चर है, यहाँ से पर्सन अगर यहाँ जाएंगे तो इनको लगेगा यार इनके यहाँ तो कोई किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करता, और यहाँ से कोई यहाँ पर जाएगा तो इनको लगेगा यार ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये लोग तो एकदम ही कंजर्वेटिव है, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, एंशियंट वर्ल्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो सोशल इंटेलिजेंस यहाँ पर जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। आगे समझ में, मेयर, सैलोवे और कारूसो, इन्होंने क्या बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी है टू रीजन अबाउट इमोशंस एंड ऑफ इमोशंस टू एनहांस थिंकिंग। यहाँ पर हमारी एबिलिटीज होनी चाहिए कि हम एक्यूरेटली परसीव करें इमोशंस को, एक्सेस करें, जनरेट करें इमोशंस को, टू असिस्ट थॉट्स, टू अंडरस्टैंड इमोशंस, इमोशनल नॉलेज, reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth। ये बोल रहे हैं एक्स और वाई तुम चाहे कहीं से भी हो चाहे कहीं से भी नहीं हो, जब तुम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के बैकग्राउंड को समझो और तब आपस में बात करो।
यहाँ पर एक दूसरे के इमोशंस को आप किस तरीके से परसीव कर रहे हो, इसकी एबिलिटी, कैसे आप यहाँ पर इमोशंस को एक्सेस कर पा रहे हो, जनरेट कर रहे हो, किस तरीके की इमोशनल नॉलेज आप यहाँ पर रखते हो, इससे ही यहाँ पर आपकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्लॉसिप एंड माइकल क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये लर्नड होती है, ये आपके आईक्यू की तरह नहीं है कि एसेंशियली फिक्स्ड होगी जब हम पैदा हुए हैं तब से विद नैरो पैरामीटर्स। ईक्यू हमारा डेवलप हो रहा है, इनहांस हो रहा है जब हम छोटे होते हैं। ठीक है, मैं अपने एक एग्जांपल देती हूँ नेफ्यू का। तो मेरे दो नेफ्यू हैं, तो एक बड़ा नेफ्यू है, एक छोटा है। तो यहाँ पर एक का नाम वाई से है जो एल्डर है, और एक जो छोटा वाला है उसका नाम जे से है। तो वाई जो है ये जब वो छोटा था, मतलब अभी ये 5 years ओल्ड है एज ऑफ नाउ, व्हेन ही वाज जस्ट 1 year ओल्ड, ठीक है, 1 से 3 years ओल्ड तक ही वाज वेरी नॉटी। मैं ये बोल सकती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा नॉटी था। हमें हर चीज में ना उसको समझाना पड़ता था, और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हमें उसके ऊपर शो करना पड़ता था, अदरवाइज तो बहुत बार हमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं जे की, तो जे का क्या था, जे हमेशा से एक शांत बच्चा रहा। ठीक है, अब जब जे यहाँ पर हुआ और जे का जिस तरह का नेचर था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वाई के बिहेवियर में भी चेंज आया, वो भी थोड़ा काम रहने लगा, थोड़ा उसको जो नॉटीनेस वाली चीज थी वो भी थोड़ी कम होने लग गई। एंड जो जे था वो वाई को देखकर और ज्यादा नॉटी होने लग गया। तो ये जो हमारे इमोशंस होते हैं या जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं ये चेंज होते हैं। अब ये चेंज कैसे होते हैं, हमारा किस तरह का सोसाइटी है, कल्चर है, किस तरह के हमारे रिलेशनशिप्स हैं, अकॉर्डिंगली हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ईक्यू है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी हमारी ओवर द टाइम डेवलप हो रही है, एनहांस हो रही है। हमें गाइडेंस मिलता है, हम अकॉर्डिंगली चीजें देखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, हम है ना, सीखते हैं लाइफ में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, हम खुद के बारे में अवेयर होते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, सोशली अवेयर हो जाते हैं, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं अपने इमोशंस को यूज कर कर। और एक फील्ड है ये साइंटिफिक स्टडी का। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या नहीं है इनमें से वो भी जानना जरूरी है। इग्नोरिंग और सप्रेसिंग इमोशंस, ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है उसको आपने दबा लिया या फिर आपने इग्नोर कर लिया, आप उसको एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करो कि हाँ भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है ना, क्या करना है। तो वो चीजें अलग हो गई, लेकिन इसको सप्रेस करना एक अच्छी चीज नहीं होती है। इवन बहुत सारे लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजों में ना इसलिए भी चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं ये एग्जाम्पल्स आपको क्यों दे रही हूँ, बिकॉज आप लोग ना प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम्स की, और ये जो एग्जाम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा दिमाग पर भी ना हमें स्ट्रेस देकर जाते हैं। तो सदगुरु जो है, अब प्लीज उनके फॉलोअर्स गुस्सा मत करना, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। तो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला था कि सदगुरु की यहाँ पर जो वो होते हैं मेडिटेशन वो ट्राई करना, और तब उतना सदगुरु फेमस नहीं थे जब उन्होंने मुझे बताया था। तो ये ट्राई करना एंड तुम्हें ना बहुत अच्छा लगेगा। इंडिया में उतने फेमस नहीं था, अमेरिका में ईशा फाउंडेशन उनका चल रहा था, तो नॉर्थ इंडिया में बोल सकती हूँ मैंने नहीं सुना था उनके बारे में शॉर्ट में। तो मैंने वो मेडिटेशन शुरू किया। अच्छा, मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो मैं अपने इमोशंस बहुत ज्यादा सप्रेस करने लग गई, बहुत ज्यादा सप्रेस होने लग गए। मैं किसी के सामने ना, मतलब मैं बहुत रिएक्टिव हूँ बाय नेचर। अगर मुझे आप अच्छा बोलोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर आप मुझे बुरा बोलोगे तो मुझे लगेगा अच्छा इन्होंने बुरा क्यों बोला है करके मेरा दिमाग चलेगा। ठीक है, अब मैं सोचूंगी उस चीज के बारे में, समझूंगी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी गुस्सा करती हूँ, लेकिन हाँ गुस्सा भी मेरा अगर आएगा तो अच्छा खासा आता है। अब वो सारी चीजें बंद हो गई सडनली। अब सडनली क्या हो रहा है, मैं एकदम काम कंपोज टाइप्स लग रही हूँ बाहर से, पर इंटरनली मैं बड़ा खराब फील कर रही हूँ। तो मुझे थोड़े टाइम में ना अपने आप ही डिप्रेशन जैसा फील होने लग गया। अब फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये जो मेडिटेशन है दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, मेरी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है और मुझे इसी के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मैं यहाँ पर दिखूंगी कुछ और, बनूंगी कुछ और। तो वो चीज यहाँ पर हमारे पास जो है, वो इमोशंस को अगर हम इग्नोर करें, सप्रेस करें, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर बिल्कुल नहीं आता। इमोशंस भगवान जी ने इसीलिए दिए हैं कि हम उनको अच्छे से यहाँ पर अपना काम कर पाए उस पर। अलाउइंग इमोशंस टू डोमिनेट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, या फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने नहीं सोचना कि भाई क्या है सामने क्या नहीं है, गुस्सा आया सामान उठाकर फेंक दिया, इज दिस इवन अ गुड थिंग टू डू?
नहीं है, है ना। हमें यहाँ पर ऐसा भी नहीं करना है कि हमारी थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग हमारे इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं। एक परमानेंट ट्रेट ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूसली किसी न किसी इमोशन के इन्फ्लुएंस में कुछ कुछ कर रहे हो। एक इंडिकेटर भी नहीं है ये कॉग्निटिव या फिर एकेडमिक इंटेलिजेंस का। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आप यहाँ पर बहुत काम एंड कंपोज हो तो मैं बोलूंगी कि यार आप तो बहुत अच्छे हो गए एकेडमिकली, या फिर आप यहाँ पर बहुत गुस्सा करते हो तो मैं बोलूंगी एकेडमिकली आप एकदम बेकार हो गए। ऐसा भी नहीं है। एक पर्सन के एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट को भी हम यहाँ पर नहीं जान सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर अच्छी चीज नहीं है कि हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें। एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग आउट द बेस्ट रिजल्ट्स। नेहरू जी और अंबेडकर में बहुत अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट था, इवन महात्मा गांधी में भी, बट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, या फिर यहाँ पर डिस्पाइट देयर कॉन्फ्लिक्ट नेहरू जी जो है वो अंबेडकर साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे लिए ना यहाँ पर क्या बना कर दो, आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो ये हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये भी बहुत बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाती हैं। आप किसी भी कंपनी में जॉब करोगे तब भी आप यही सेम चीज देखोगे। बेस्ट प्रेडिक्टर होती है ऑफ सक्सेस इन लाइफ। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सक्सेस डिसाइड करेगी। इट कैन बी अ ट्रेट और इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स बट नॉट द फैक्टर। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं पर्सन की, जिसमें कि उनकी एबिलिटी की भाई वो अपने इमोशंस के लिए अवेयर हैं और यहाँ पर दूसरों के इमोशंस के लिए अवेयर हैं और वो इन इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के? तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर हम 4 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के साथ देख सकते हैं। जैसे परसीविंग इमोशंस, तो ये बेसिक एबिलिटी है टू रजिस्टर एंड रिकॉग्नाइज इमोशंस इन आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर रजिस्टर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इमोशंस हमारे अंदर भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी। जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब वो एक पर्टिकुलर इमोशन फील करते हैं और कब यहाँ पर वो अपनी वोकैब को यूज कर पाते हैं टू लेबल दिस फीलिंग, राइट। तो मुझे अपने आप में समझ आ रहा है कि हाउ आई एम फीलिंग, व्हाई आई एम फीलिंग दिस। तो वो चीज क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो चुकी है। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू अदर पीपल्स इमोशंस। यहाँ पर उनको समझ आ रहा है कि सामने वाला एज ऑफ नाउ क्या फील कर रहा है और वो यहाँ पर इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर देख पाएंगे कि कब यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि गुस्सा फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, या फिर रेंज ऑफ अदर फीलिंग्स बाय रीडिंग देयर फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ये तो हमने परसीव किया कि भाई ये ऐसा फील कर रहे हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कि भैया ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमोशंस जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोवाइड कर रहे हैं या नोइंग हाउ कि किस तरीके से इनका जो बिहेवियर है ये अफेक्ट कर सकता है। तो हर एक इमोशन यहाँ एक डिस्टिंक्ट डेटा देता है इंडिविजुअल्स को किसी के एनवायरमेंट के बारे में और एनर्जाइज कर रहा है फन फॉर एक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो यहाँ पर रीड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को और इसको एक गाइड की तरह यूज कर सकते हैं फॉर देयर बिहेवियर। मैनेजिंग इमोशंस, जब कोई ये रिकॉग्नाइज करेगा कि उनके इमोशंस कैसे हैं और वो भी बहुत जल्द से जल्द, तो ये ना इनके लिए आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? कि वो अब यहाँ पर समझ पाएंगे कि जो सामने वाला पर्सन है वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और दूसरों के ऊपर भी। तो हम यहाँ पर ये समझ जाएंगे कि भाई अगर हमें थोड़ा सा भी लो फील हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या चाहेंगे कि हम इस इमोशन को चेंज करें। तो यहाँ पर खुद के जो प्लान्स बनाएंगे कि हम एक मूवी पर चले जाते हैं या कुछ बाहर आउटिंग कर लेते हैं, किसी फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपने इमोशंस को चेंज कर रहे हैं। तो एक डिजायर होती है कि हम जो अपना एंगर है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम अपना डीप ब्रीदिंग यूज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन स्ट्रेटेजीज, ताकि हम खुद को काम डाउन करें। बहुत लोग यहाँ पर कोई मूवी या सीरीज देख लेते हैं यूजिंग इमोशंस। तो यहाँ पर हमारी एबिलिटी है कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मोर देन डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्किल ऑफ लेवरेजिंग इमोशंस टू एनहांस अवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग यहाँ पर इमोशंस होते हैं और उन इमोशंस के लिए हमें क्या करना होता है? 4 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जाना होता है, जिसमें हम परसीव करते हैं इमोशंस को, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं और यूज भी कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है,
तो डैनियल गोलमैन जो है, इनके एलिमेंट्स रहे इमोशनल इंटेलिजेंस के इमोशनल कॉम्पिटेंस मॉडल। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक मॉडल दिया था 1995 में, जहां पर इनका फोकस था कि बिहेवियर्स किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को लीड करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअलाइज किया इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ लार्ज रेंज ऑफ dispositions and competencies ranging from individual traits to learned abilities। ठीक है, तो सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, जो हमने यहाँ पर इनिशियली देखा था इमेज, तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस क्या है, इसमें हमारी एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है कि वो खुद के मूड्स को, मोटिवेशंस को समझे, उसके रैमिफिकेशंस दूसरे लोगों पर देखें। तो यहाँ पर वन इज सेल्फ अवेयर इंक्लूडिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू नो हाउ अदर्स परसीव यू। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, तो यहाँ पर हमारे खुद के एंगर को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन है तो वो प्रॉम्प्टली यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेंगे, अनॉय नहीं करेंगे सिचुएशन, अनोइंग सिचुएशंस में, और यहाँ पर इंस्टेड थिंक करेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सोचेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उनको क्या राइट रिएक्शन देना चाहिए। और यहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने खुद की डीड्स के लिए, और अडेप्टिव होना चाहिए टू चेंजिंग सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मोटिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनल ड्राइव है कि हमें अपने गोल्स रियलाइज करने हैं रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल इन दिस कैटेगरी आर कमिटेड टू रियलाइजिंग गोल्स एंड हैव द एबिलिटी टू परसर्व। देखो, अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। तो आपने मेरे वन शॉट वीडियोस देखे होंगे इस चैनल पर, इफ यू हैव बीन एन ओल्ड सब्सक्राइबर, बट आप जाकर मेरे ना इनिशियल वीडियोस देखना। और मैं अभी खुद भी बता देती हूँ, तो मेरे कुछ ऐसे वीडियोस थे जिसमें 0 व्यूज होते थे, जिसमें 1 व्यू होता था, 2 व्यूज होते थे, 3 व्यूज होते थे, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी इनकी 0.05 सेकंड है, 0.1 सेकंड है, ठीक है, 1 मिनट है, इससे ज्यादा है ही नहीं। यूट्यूब मेरे चैनल को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता था, बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा था। बट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो मेरे पास एक गोल था कि ठीक है, मैं अभी यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे वैसे नहीं लगाने वाली, मार्केटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मार्केटिंग एंड ऑल में अपने पैसे को लगाकर फिर आप लोगों से वो पैसा निकालना, ये सब सही नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड किए और फिर वन शॉट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। और वही वीडियो जो मेरा 0 व्यूज ला रहा था, वो मेरे लिए मेरा फर्स्ट वीडियो शॉट जो था, अभी तक 3000 व्यूज ला चुका है। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे पता है कि मैंने 3000 लोगों में कम से कम नहीं 500 लोगों की हेल्प की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बोल रही थी कि मैं डिमोटिवेट नहीं हूं जब यहाँ पर मुझे कोई भी आउटसाइड सपोर्ट नहीं मिल रहा। रेदर जो मेरी इंटरनल ड्राइव थी वो मुझे अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रही थी। इससे भी एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। तो मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर फेल हो चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस एज ऑफ नाउ। मैं उसमें अगर बोलूं, मैंने आज से 3 से 4 साल पहले अपने यहाँ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, अर्निंग्स, जो भी मैं बोल सकती हूँ, सब कुछ एक बिजनेस में लगाई थी। एंड बिकॉज ऑफ सम इन्वेस्टर्स फ्रॉम अदर कंट्री आई लॉस्ट इट ऑल। ठीक है, एंड आई कुड नॉट अर्न इवन अ सिंगल रुपी। बट उसके बावजूद मैंने लाइफ में डिप्रेशन वाला फील नहीं किया। ऑफकोर्स बुरा लगता है, दुख होता है, रोना आता है, एक टाइम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, घर पर भी अलग से सुनने के लिए मिलती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। बट मैंने उस सिचुएशन में भी खुद को यहाँ पर हैंडल कर रखा, अपनी जॉब्स कंटिन्यू की। इवन मैंने एक दिन में 2 से 3 जॉब्स तक भी करी, जस्ट टू गेट माई सेल्फ बैक ऑन द ट्रैक। एंड देन मैंने वो सारी चीजों के बाद में खुद को इंटरनली यहाँ पर ड्राइव अपनी जो थी उसको जिंदा रखा कि भाई मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो ये होता है मोटिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मुझे पुश नहीं कर रहा था, कोई फियर मुझे नहीं था। भगवान के से मेरे फादर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, बट मुझे अपना कुछ करना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था और मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना था। तो मैं अगेन अपने उस ट्रैक पर वापस आ गई। कुछ समय लगा, बट डेफिनेटली जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मुझे फील होता है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर अदर्स एज वेल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कमिटेड हैं अपने लर्निंग डायरेक्टेड टवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम यहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। एंड फ्रेंकली बता रही हूँ मैं आपको, ये बहुत ही सच बता रही हूँ आपको कहानी। तो मैंने जब यहाँ पर टीचिंग शुरू की थी तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो खैर मेरा बहुत अच्छा रहा था। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन में ना मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट वहां पर जो मेजर ऑडियंस थी वो हिंदी वाली थी। ओके, और वो एक प्रमोशनल एग्जाम से रिलेटेड था। तो वहां जो लोग थे वो थोड़े एजेड थे, और उन बाकी जो फैकल्टीज थी मेरे अलावा वो हिंदी में पढ़ाती थी। मेरी हिंदी अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी नहीं थी, स्पेशली अगर हम टेक्निकल जार्गन्स की बात करें। तो मेरे लिए ना बहुत ही बुरा फीडबैक आया,
बहुत ज्यादा बुरा फीडबैक आया। तो मैंने वहां भी कोशिश की कि मैं हिंदी में चीजों को समझूं और तब यहाँ पर लर्निंग्स करूं। तो ये ना हमारे किस तरीके से हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एम्पथी। तो एम्पथी में यहाँ पर इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से रिएक्शंस अपने भी समझते हैं और दूसरों के भी। माय लाइफ इज एक्चुअली फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत बहुत डाउन्स है मेरी लाइफ में। अप्स तो अभी तक आए भी नहीं है, बट डेफिनेटली मैं हमेशा खुश और खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ। मैं इसीलिए आप लोग को बोलती हूँ कि किसी भी चीज को ना खुद को डाउन मत फील करने दो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये जो चैप्टर है, अभी तक मेरे सारे चैप्टर्स में मैंने सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ाया है, ताकि यहाँ पर आप पर्सनली भी ग्रो करो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा आप पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करो। ये सिर्फ आपको मार्क्स गेन करने में नहीं हेल्प करेगा, ये चैप्टर आपको खुद को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और खुद की ग्रोथ होती है तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। एम्पैथी, जहां पर हम दूसरों की जो बिहेवियर्स है उनको समझ रहे हैं, ना ही सिर्फ समझ रहे हैं, ब्रदर मैं बोलूंगी फील भी कर रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस जो होती है ये परसीव करती है एम्पैथी को, एज वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग ओन इमोशंस। जब तक मैं खुद के इमोशंस को नहीं समझूंगी तब तक दूसरों के इमोशंस को क्या घंटा समझ लूंगी, राइट। तो इमोशनली मैच्योर लोग जो होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं इमोशनल रिएक्शंस को ऑफ अदर्स टू सिचुएशंस, दे आर इंटरेस्टेड इन एड्रेसिंग अदर पीपल्स वरीज एज वेल। सोशल स्किल्स, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं इंडिविजुअल्स की एबिलिटी को टू डिटेक्ट एंड अंडरस्टैंड सोशल सिग्नल्स, जो कि हमारी बेसिस बना रहे हैं टू स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सोशल कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो हमारी इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इनकी अच्छी होती हैं, टीम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं अच्छी, और लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का ये काफी पॉपुलर हो गया था और धीरे धीरे ट्रैक्शन भी यहाँ पर गेन कर रहा है। इवन अब तो सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बहुत बात होती है। तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या करते हैं, अब अपनी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज है इनको और ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं, और यहाँ पर लेवरेज करते हैं इंफॉर्मेशन को, स्ट्रेंथ को, कि किस तरीके से जो इमोशंस उनके लिए इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल व्यू दे रहे हैं इमोशंस का, ट्रेडिशनल नोशंस के अकॉर्डिंग हम नहीं जा रहे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इमोशंस को सर्टेन कंटेक्स्ट से बाहर समझने की भी कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो अनहेल्दी सप्रेशन था, ठीक है, ट्रेडिशनली उसको यहाँ पर एनकरेज किया जाता था। जैसे बोलते थे ना, लड़कियों को चुप रहा करो, पर्दे में रहें, है ना, अपनी बात को उतना एग्रेसिव मत रखो, धीरे बोलो। अब ऐसा सब कुछ नहीं बोला जाता है, अब बोला जाता है कि आप जैसे हो एटलीस्ट अपने आप को वैसा दिखाओ, ज्यादा बनकर मत दिखाओ। अगर हाँ ऐसा लगता है कि कोई चीज की कमी है उस पर वर्क करो, फैसिलिटेट करें अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पर सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड लोग जा रहे हैं। एनकरेज करें, अनेबल करें एम्पैथी, सो दैट जो क्वालिटी है इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस की वो भी इंप्रूव होंगी। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर जस्ट कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल स्किल्स वो भी बढ़ रही है। तो इंडिविजुअल्स अब एक्सीलेंस यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं और सक्सेस यहाँ पर उनको मिल रही है यूजिंग अ रेंज ऑफ इंटेलिजेंसेस। अब कुछ मॉडल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले आता है एबिलिटी मॉडल सॉरी। तो एबिलिटी मॉडल क्या कर रहे हैं, एक 4 ब्रांच फ्रेमवर्क है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसको मेयर, सैलोवी एंड कर्जो ने रखा। तो यहाँ पर ये किस वजह से आया कि हम किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को एबिलिटी की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, रेदर देन कि कोई ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमें पैदा हुए और हमारे अंदर ये ट्रेट था, और अगर हम बात करें एबिलिटी की तो ये हम ओवर द टाइम ग्रो कर रहे हैं। तो ईआई मॉडल ये बोलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी पर्सन की एबिलिटी है टू परसीव इमोशंस, एक्सेस, जनरेट इमोशंस, टू असिस्ट थॉट एंड टू अंडरस्टैंड इमोशंस, इमोशनल मीनिंग्स, रिफ्लेक्टिवली रेगुलेट इमोशंस इन अ वे कि हमारी इमोशनल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी। स्टेप वाइज डेवलपमेंटल मॉडल हमें इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक देखने के लिए मिलता है। प्रोसीड करते हैं हम बेसिक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ, जिसमें कि हमारी कॉम्प्लेक्स स्किल्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि परसीव करेंगे, इमोशंस को यूज करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके बाद में हम इन्हें मैनेज करते हैं। देन आता है मिक्स्ड मॉडल। मिक्स मॉडल में हमने क्या देखा था, जो डैनियल गोलमैन ने दिया था। तो यहाँ पर हम सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी, मोटिवेशन की तरफ जा रहे थे। फिर आता है ट्रेट मॉडल।
ट्रेट मॉडल क्या बात करता है, ये बात करता है कि एबिलिटी बेस्ड मॉडल और ट्रेट बेस्ड मॉडल के बीच में क्या एक कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन है। तो ट्रेट ईआई इनके अकॉर्डिंग एक कंस्टिलेशन है इमोशनल सेल्फ परसेप्शन का, जो कि लोअर लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी में देखने के लिए मिलता है। ट्रेट ईआई में इंडिविजुअल के सेल्फ परसेप्शंस हैं उनकी इमोशनल एबिलिटीज को लेकर। तो यहाँ पर हम बिहेवियरल डिस्पोजिशंस को एनकम्पास कर जा रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ जा रहे हैं और सेल्फ परसीव्ड एबिलिटीज से भी ऊपर जा रहे हैं। एंड यहाँ पर हम इसको सेल्फ रिपोर्ट के साथ में मेजर कर रहे हैं एज अपोजिट टू की एबिलिटी बेस्ड मॉडल, जहां पर हम एक्चुअल एबिलिटीज को देख रहे हैं और हाईली रेजिस्टेंट है साइंटिफिक मेजरमेंट के। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है कि हाईली रेजिस्टेंट नहीं है साइंटिफिक मेजरमेंट में। ट्रेट ईआई क्या कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेट करता है विद इन अ पर्सनालिटी फ्रेमवर्क। ऑल्टरनेटिव लेबल यहाँ पर सेम कंस्ट्रक्ट के लिए ट्रेट इमोशनल सेल्फ एफिकेसी। बेसिकली हमने क्या किया, हमने देखा कि अच्छा हमारे घर में सब लोग ऐसे हैं तो हमारे भी इमोशंस ऐसे होते हैं, हम भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। और एबिलिटी वाले में क्या है, एबिलिटी वाले में है कि नहीं, ओवर द टाइम मैंने ये चीजें समझी, सीखी, पढ़ी, देखा, मैंने इनको रेगुलेट करना शुरू किया। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं। तो ट्रेट ईआई मॉडल जो है वो जनरल है, सब्स्यूम करेगा गोलमैन मॉडल को। और कंसेप्चुअलाइजेशन जो है ईआई का वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट लाइट्स आउटसाइड द टैक्सोनॉमी ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली ये हमारी जो ऑपरेशनलाइजेशन है कंस्ट्रक्ट की और थियरीज की एंड हाइपोथेसिस की, उसके बारे में है कि किस तरीके से इनको फॉर्मुलेट किया गया है। ट्रेट्स क्या है कि भाई बर्थ से हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हम इसी तरह से सोच रहे हैं, इसी टैक्सोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस हमें कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो हम इफेक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इसेंशियल स्किल जो है ईआई की वो क्या है, रिकॉग्नाइज करना और मैनेज करना, खुद के भी इमोशंस और दूसरों के भी इमोशंस, समझना भी उनके इमोशंस को, उन्हें मैनेज भी करना। ठीक है, और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना कि किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इंटरपर्सनल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं तो उन्हें ज्यादा कंस्ट्रक्टिव मैनर में मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ बोला, हमने डायरेक्टली गुस्सा कर दिखा दिया कि तुम तो हमारी बात हमेशा अपोज करते हो। ऐसे इमोशंस नहीं रखने हैं, रेदर हम यहाँ पर उनकी बात सुने, समझे, या उनके यहाँ पर इसके बारे में फैक्ट्स हैं, किस चीज के बारे में वो बोलना चाह रहे हैं, पॉइंट्स क्या है उनके, उन सारी चीजों को समझते हुए तब अपने रिएक्शंस दें। ठीक है, तो ये एक बेटर चॉइस होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स में। यहाँ हम कंस्ट्रक्टिव स्टाइल्स यूज कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पर बेटर सोशल रिलेशनशिप्स फॉस्टर करने में हेल्प करते हैं और प्रोबेबिलिटी जो है फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स की उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस, कि किस तरीके से हम अपने वर्क प्लेसेस पर अपनी यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज एंड सोशल स्किल्स जो है वो क्रूशियल एसेट्स है फॉर अचीविंग सक्सेस एट वर्क। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने के लिए मिल रही है टास्क की, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं अक्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर्स और इंक्रीजिंग बिजनेस नेगोशिएशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये यहाँ पर एक सेंट्रल पिलर बन गया है प्रोफेशनल सक्सेस का। दो मेन कंपोनेंट सीआई के अगर हम देखें तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे मेजरली टू सक्सेस एट वर्क, जो कि है एम्पैथी एंड सोशल स्किल। एम्पैथी क्या है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अदर्स इमोशंस। यहाँ पर हम शेप करते हैं कि किस तरीके से दूसरे जो लोग हैं उनको हम यहाँ पर परसीव करेंगे एक इवेंट को। परसेप्शन क्या है पहले ये पता है, परसीव बहुत देर से आ रहा है। परसेप्शन होता है somebody was walking, I saw them, I saw their clothes, I saw their personality and I thought that he would be a very learned man। अब मैंने ऐसा क्यों समझा, क्योंकि उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है वैसी ड्रेस में मैंने अक्सर लोगों को देखा है और समझा है कि ये सभी लोग यहाँ पर काफी इंटेलिजेंट थे। तो इनके जैसे एक और लोग आए तो जिन्होंने सेम यहाँ पर ड्रेस वगैरह पहना हुआ था, तो मुझे लगा कि ये भी इतने ही इंटेलिजेंट होंगे। क्योंकि ये ऐसा मैंने क्यों सोचा, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरी खुद की यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज, मेरा सोशल जैसा भी कनेक्शंस हैं, ठीक है, वो सब मिलाकर यहाँ पर मैंने कुछ परसेप्शंस क्रिएट किए। तो परसीव इसी को कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम कैसे दूसरों को परसीव करें, क्या हमारे यहाँ पर व्यू पॉइंट्स हैं इनको लेकर या फिर किसी इवेंट को। एम्पैथी यहाँ पर ना ही केवल इंटरपर्सनल कोलैबोरेशंस को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन साथ में जो प्रोपेंसिटी है प्रेजुडिस की, एग्रेशन की और वायलेंस की, इसको भी कम कर रहा है। इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल स्किल्स जो है वो एक सेकंड कंपोनेंट है
जो कि सक्सेस एट वर्क की तरफ हमें लीड करता है। सोशल स्किल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं वर्क प्लेस पर, क्योंकि प्राइमरली कंसर्न होती है विद मैनेजिंग इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इफेक्टिव यूज है सोशल स्किल्स का वो क्या है, वो हमारा एक सेकंड कंपोनेंट है जो कि हमें सक्सेस लेकर आता है काम पर। पहला कंपोनेंट क्या होगा, पहला कंपोनेंट हमारी खुद की यहाँ पर कॉग्निटिव स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एक्सेट्रा होंगी। सेकंड यहाँ पर हमारी सोशल स्किल्स हैं जो कि हमें यहाँ पर दूसरों के साथ में कैसे रिश्ते हैं वो मैनेज करने में हेल्प करता है। ओके, और ये बहुत जरूरी होता है हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स में, लेट दैट बी विद अवर फ्रेंड्स, विद अवर पेरेंट्स, विद अवर पार्टनर्स और एनीवन। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आई नो थोड़ा सा बड़ा मैंने आपको करके पढ़ाया है, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट, एंड एंजॉय से ज्यादा यहाँ पर इसको समझ कर चलना। कभी भी जिंदगी में थोड़ा भी आपको लगे कि गड़बड़ हो रहा है, इस लेक्चर को आकर देख सकते हो। इट इज जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम और समथिंग, ये यहाँ पर आपके सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी है। चलो अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, मॉक टेस्ट देते रहना, बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम में जाना पाप होता है, ठीक है। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।